हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक चैप्टर जिसका नाम है एसी अल्टरनेटिंग करंट, और ये सेकेंड बुक का लास्ट सेकेंड चैप्टर है अगर पहले की बात करें तो। ठीक है, इस समय जो बुक्स हैं उसमें EM चला गया है पीछे, तो अब लास्ट चैप्टर हो गया है। तो लास्ट चैप्टर से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। इसके अंदर सारे के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि थ्योरी रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इस साल के सिलेबस में हैं आपके, उसको भी जानेंगे। और साथ में ही हम लोग इसको पूरी तरह से वन शॉट इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। चैप्टर का नाम अल्टरनेटिंग करंट है, जिसमें सबसे पहले अल्टरनेटिंग EMF एंड करंट, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, AC सर्किट विद रजिस्टर विद इंडक्टर विद कैपेसिटर, फिर सीरीज LCR सर्किट, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी XL XC, पावर इन LCR सर्किट, वाटरलेस करंट, LC ट्रांसफार्मर और AC जनरेटर। ये कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास। ठीक है, जिसमें हमको सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं, कुछ ही टॉपिक्स हम लोगों को इसके अंदर करने हैं। वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हम अभी करेंगे? वो है, रुक जाओ थोड़ा सा पिंक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा रखूँ, कौन सा रखूँ? कलर बोलो कौन सा? पर्पल करते थे, BTS कलर करते हैं आज। ठीक है, हाँ, तो पर्पल के साथ चलेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग EMF ये तो करना है हम लोग को, ये है सिलेबस में। ठीक है, बाकी एवरेज वैल्यू 50-50 चांस है, बाकी RMS वैल्यू करनी है जो सिलेबस में है। उसके बाद ये तीनों नहीं है, फिर ये है हमारे पास। ठीक है, AC सर्किट जो है हमारे पास, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इस साल के सिलेबस में। और पर तीनों का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद ग्राफिकल रिलेशन भी नहीं है, पावर इन LCR सर्किट है। ठीक है, एज सर्किट, वाटलेस करंट है, LC ऑसिलेशन भी नहीं है, ट्रांसफार्मर है और AC जनरेटर है। ठीक है, तो इतने 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में जो हम लोग को आप लिखवाए थे सिलेबस वो वाला कॉपी खोलो, तो वो वाला कॉपी खोलो और इससे मैच करो कि जो अभी टिक लगवाया है उससे बिल्कुल सेम से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। है बहुत सारे टॉपिक्स। क्या टॉपिक छूटे हुए हैं? इम्पिडेंस, इम्पिडेंस इसी में आएगा, अलग से नहीं आता है। और कुछ पावर फैक्टर, ये क्या है? पावर इन LCR सर्किट। और सब ठीक है, यानी इन सभी के अंदर 2 2 4 और 3 7 लगभग 7 टॉपिक्स हमको क्या करना है, कवर करना है उसमें। ठीक है, इसी के संग हम लोग अपनी स्लाइड्स को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग EMF। ठीक है, जिसको EMF को क्या बोलते हैं? तो EMF को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो alternating EMF is that EMF which continuously changes in magnitude and periodically reverses its direction। यानी EMF को दूसरे तौर पर समझेंगे तो उसको पोटेंशियल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या है वो पोटेंशियल या क्या है EMF? तो EMF एक ऐसा जैसे कंडीशन है जो कॉन्टिन्यूसली अपनी चीजों को क्या करता रहता है, चेंज करता है। तो आखिर वो चीज क्या है, तो इसकी डिस्कशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ, या फिर अगर हम इसको ऐसे समझाएं, ये वाला। ठीक है, यानी ये एक ट्रांसवर्स एक्सिस ग्राफ है, यानी ट्रांसवर्स कर सकते हो। ठीक है, या ट्रांसवर्स वेव कह सकते हो जनरली। तो ये ट्रांसवर्स वेव की तरह है, जिसमें एक में हम EMF की बात करते हैं, यानी हम इसको बोलते हैं E0 बोल सकते हैं, जो EMF को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसकी स्ट्रोक को थोड़ा कम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है, क्या कह रहा था मैं? तो EMF विच कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इन व्हाट, मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, यानी कि जो अपने वैल्यू को चेंज करता रहे और अपने डायरेक्शन को भी क्या करता रहे, बदलता रहे। तो अगर हम गौर करते हैं तो हमारे घरों में ऐसे सॉकेट होता है, 3 पिन सॉकेट बोलते हैं इसको, जहां पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इस वाले में जब प्लस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस।
और ये कॉन्टिन्यूसली इस पे डिपेंड करता है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, नीचे माइनस, फिर ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, यानी ट्रांसवर्स वेव पे डिपेंड करता है हम लोग का ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, उसके बाद जो चर्चा करते हैं वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। वो क्या होता है, सेम जैसे ईएमएफ है ना, वैसे ही क्या होता है, करंट क्या करता है, continuously changes in magnitude and periodically reverses its direction। इसी को बोलते हैं हम लोग alternating current। अब थोड़ा सा ग्राफ पे फोकस करेंगे, तो ग्राफ में देख रहे हो कहां से स्टार्टिंग है, ये जीरो से, ठीक है, और जीरो से स्टार्टिंग किसकी हो रही है, आई नॉट की भी और ई नॉट की भी, जहां पे आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट से और ई को रिप्रेजेंट करते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से। ठीक है, और यहाँ पे हमारे सामने बच्चे इक्वेशन भी है हमारे पास, जो ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी जो हमें एक्सप्रेशन देता है ईएमएफ का, और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी जो हमें एक्सप्रेशन देता है करंट का। ठीक है, जिसके अंदर जो E नॉट है और जो I नॉट है ये हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यानी कि कोई भी ट्रांसवर्स वेव वो कितना सबसे मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसका ग्राफ उठेगा, वो पूरी तरह डिपेंड किस पे करता है, ई नॉट पे और आई नॉट पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ओमेगा की बात करते हैं और टी माने टाइम पीरियड और ओमेगा माने एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी जो कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, क्यों, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, जीरो से। अब देखो यहाँ पे आप देखो E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, क्यों, क्योंकि कॉस की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, क्यों, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, इस वजह से इसकी वैल्यू 1 स्टार्ट होती है। और इसकी जीरो से इसलिए होता है क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू 0, इसलिए 0 से स्टार्ट, और साइन जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू 1, इस वजह से इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जो अगला पॉइंट, वो क्या है, तो ध्यान से आप थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक केसेस दिया हुआ है कि किसकी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा टी माने इंस्टेंटेनियस टाइम या टाइम पीरियड इसको बोल सकते हो, टाइम, और जब उसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, फेज, क्या बनता है, फेज का फॉर्मेशन होता है। अब देखो कहीं पे भी एसी के सिंबल का उपयोग किया, देखो कैसा उपयोग करते हैं, तो ऐसे हम लोग एसी के सिंबल का उपयोग करते हैं। जहाँ हमको दिखाना होता है एसी ना, तो हम ऐसा बना देते हैं सिंबल, तो मान लेते हैं कि वहाँ पे कौन सा करंट हो या वहाँ पे क्या सिस्टम है, एसी का सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मैं थोड़े से इसको आपको दिमाग में भर दूंगा, जिससे आपके दिमाग में ये रहे कि हाँ हमको पता है कि होता क्या है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू का सेंस क्या है, एवरेज वैल्यू का सेंस है ना कि जैसे अभी आप गौर करोगे तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है और यहाँ पे मान लो खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं एक साइकिल। ठीक है, यानी एक टाइम पीरियड में इसकी वैल्यू, एसी की वैल्यू हमको कितना मिलेगी, 0, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 0 से, और एंड कहाँ पे हुआ, 0 पे, तो इस वजह से इसका हम लोग को वैल्यू मिलता है 0। इसी चीज की डिस्कशन हम लोग इसके अंदर करते हैं। ठीक है, पर इस पे आपको फोकस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे जो अगली टॉपिक है हमारी, वो आती है आपकी आ जाओ, हाँ, आरएमएस वैल्यू। इस पे बात करनी है कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो क्या होती है आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, ये एक ऐसी वैल्यू है एसी की जो कि कैसी होती है, स्टेडी होती है। स्टेडी का मतलब एक समान, एक लगातार। जैसे हम अपने घरों में चेक करते हैं कि कितना करंट आ रहा है, तो वो हम क्या चेक करते हैं, आरएमएस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, आरएमएस चेक करते हैं, यानी कि वो स्टेडी करंट विच वुड प्रोड्यूस द सेम हीट इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम as is produced by the given alternating current in the same resistance in the same time। यानी कि आरएमएस वैल्यू वही है जो, जैसे मान चलो कि दो रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, क्या है, 2 रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी।
तो आरएमएस करंट ऐसा करंट होता है जो बिल्कुल एसी की तरह ही होता है, ठीक है। तो जितने करंट में जो ए वाला हीट प्रोड्यूस करेगा उतने में ही बी वाला क्या प्रोड्यूस करेगा, उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। यानी एक बात वही हो गई कि वो है कौन और उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। तो कभी कभी नहीं होता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो उसकी वो है तो थोड़ा सा दिखने में बहुत नॉर्मल टाइप का है, लेकिन उसके अंदर क्या है, दम है, ठीक है, दूसरे तरह का क्वालिटी है। तो इसको बोलते हैं ना कि एक जगह जैसा उसका दिखावा है उस पे वो नहीं पता चल रहा है कि अंदर उसके क्या है। लेकिन जो 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 रिच पीपल हैं, जो अमीर लोग हैं, वो क्या हैं, वो अमीर जैसा क्या करते हैं, दिखते भी हैं और पता भी चलता है, हुआ कि नहीं हुआ। और कुछ लोग होते हैं जो अमीर जैसे दिखते नहीं हैं पर अंदर क्या होते हैं, वो अमीर होते हैं। बात समझ में आई। तो ये यही सेम बात आरएमएस में भी बात की गई है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और जो एसी की हम लोग चर्चा करते हैं वो दोनों के दोनों वही है जितना वो हीट प्रोड्यूस किसी भी लोड में किसी भी रेजिस्टेंस में करते हैं एट अ टाइम। बात समझ में आई, हाँ या ना। तो ये है आरएमएस करंट। अब आरएमएस करंट के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जिसपे बस खाली फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट, ठीक है। ये वैल्यू आपको दिमाग में रखनी है, आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 आई नॉट। अभी देखो यहां पे दिया हुआ है, ये दिख रहा है 0.707 आई नॉट। अब उसी तरह से आरएमएस वैल्यू करंट के लिए भी होती है, आरएमएस वैल्यू पोटेंशियल के लिए भी होती है, ठीक है। और वही सेम होती है, कितनी, 0.707 ई नॉट, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, तो वो है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड ओवर एनी पीरियड ऑफ साइकिल, ठीक है। यानी किसी भी टाइम पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या, आरएमएस वैल्यू, ठीक है, कि कितना वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब देखो, डू नॉट यूज द अबव फॉर्मूला इफ टाइम इंटरवल अंडर कंसीडरेशन इज लेस देन 1 पीरियड। यानी कि अगर एक टाइम पीरियड से अगर आप कम की वैल्यू चेक करोगे तो आरएमएस काम नहीं करेगा, ठीक है। ये आरएमएस की क्वालिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव वैल्यू ऑफ वर्चुअल एंड मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। यानी पीक, पीक मतलब समझते हो, पीक मतलब सबसे हाईएस्ट, सबसे मैक्सिमम, ठीक है, उसको बोलते हैं पीक वैल्यू, ठीक। तो यहां पे हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला है पीक वैल्यू के लिए कि ई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 ई नॉट, जो कि पहले भी आप देख रहे था वो, ठीक है। तो हम वहां से पीक वैल्यू भी क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, जिसमें अगर हम लोग गौर करें तो देखो, द गिवन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट आर वर्चुअल वैल्यूज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे 230 वोल्ट एसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 230 वोल्ट एसी, तो वो होता है 230 वोल्ट, वो क्या है, ई आर एम एस है, क्या है वो, ई आर एम एस है, ठीक है। यानी कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है, समझा। तो ये था। नेक्स्ट है, जैसे मान लो कोई डिवाइस है ना, डिवाइस उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट से ऑपरेट होगा, क्या वो 200 वोल्ट से नहीं ऑपरेट होगा, क्या वो 250 वोल्ट से नहीं ऑपरेट होगा, होगा। लेकिन 220 वोल्ट उसको क्या दिया गया है, आरएमएस वैल्यू दिया गया है। वहां पे वो बिना किसी फ्लक्चुएशन के, बिना किसी डैमेज के वो 100% परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन अगर 220 से कम रहा तो भी एफिशिएंसी घटेगी, 220 से अधिक रहा तो भी एफिशिएंसी घटेगी। बात समझ में आई। तो ये था इसकी कंडीशन। नेक्स्ट है एसी एमीटर एंड एसी वोल्टमीटर रीड द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे घरों में वो स्टेबलाइजर होता है ना, उस स्टेबलाइजर में क्या होता है, एक मीटर लगा होता है, उस मीटर में भी लिखा होता है, वो क्या मेजर करता है,
आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, एसी का आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। जो एक और मीटर होता है उसमें आई कैपिटल ए लिखा होता है, वो आपको समरसेबल वाले जगह पे दिखेगा, जहाँ पे समरसेबल का बोर्ड होता है, चिप्स एंड चिप्स होते हो, गोल गोल हरियर लाल होता है, तो वो स्विच वहाँ पे उसमें भी 2 मीटर लगा होता है। एगो पे भी लिखा होता है और एगो पे ए लिखा होता है। ए मतलब वो एम्पियर चेक कर रहा है, ठीक है, और वो क्या मेजर करता है, IRMS मेजर करता है, यानी कि आरएमएस वैल्यू ही मेजर करता है। क्यों नहीं, देखो क्यों, क्योंकि आरएमएस वैल्यू एक मिक्स वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। लेकिन अगर एसी चेक करेगा तो क्या करेगा, स्विच देखो पर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। अगर वो रियल में चेक करेगा तो हाँ ये ना, पर आपको वो कांस्टेंट मिलता है एकदम। बहुत चेंज हुआ ना तो एक आध वैल्यू कभी कभार चेंज हो जाती है। नहीं तो अगर रियल में चेक करता तो सबसे पहले उठता फिर जाता, फिर उठता, मतलब ये कार्य करा कितना तेज होगा, कितना तेज, इतना तेज होगा कि तुमको दिखेगा ही नहीं, मीटर की सुई नहीं दिखेगी दिखेगी ही बताओ, जब 0.01 सेकेंड में 100 बार ऐसे और ऐसे जाएगा। कितनी बार, 100 बार। सोचो अब अगर 1 सेकेंड में भी जा देता तो घंटा दिखता हमको, 1 सेकेंड में भी अगर होता तो नहीं दिखता हमको। अच्छा सोचो 1 सेकंड में कोई 100 बार ऐसे ऐसे कर सकता है तो दिखेगा तुमको 1 मिनट में नहीं दिखेगा, ऐसे ऐसे करेगा तो गौर करना, ध्यान देना। तो सोचो 0.01 सेकंड में 100 बार करता है, समझ आया? नहीं देख सकते, तो इसीलिए तो आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, आरएमएस वैल्यू फाइंड करते हैं। बात समझ में? नेक्स्ट है द स्केल ऑफ डीसीमीटर is linearly graduated whereas the scale of AC meter is not evenly graduated because of H is directly proportional to I square। देखो एक डीसी मीटर होता है, मतलब जो डीसी करंट को नापता है, उसका जो सुई होता है ना वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है ऐसे, जबकि जो एसी होता है उसकी सुई धीरे धीरे नहीं बढ़ती है, उसकी सुई खट से जाएगी एकदम, यही लगी ऑन करो ना खटाक सही से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला ये होता है H = I²RT, हीट का फॉर्मूला है। करंट बढ़ेगा तो हीट क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि एसी की वैल्यू क्या होती रहती है, बदलती रहती है, जबकि डीसी की वैल्यू क्या होती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हीट करता है, और वो एक लगातार हीट करता है, क्योंकि वैल्यू क्या रहती है उसकी, फिक्स रहती है। भाई 12 वोल्ट का तुम दोगे किसी को तो 12 वोल्ट में पोटेंशियल रहेगा कि 14 वोल्ट 16 वोल्ट हो जाएगा। सोचो बैटरी का 4 वोल्ट की अगर बैटरी है तो उसमें कितना तुम आउटपुट लोगे, 4 वोल्ट, हाँ या ना? लेकिन एसी सोर्स में ऐसा नहीं होता है, जीरो भी होता है, हाई भी होता है, लो भी होता है, हाई भी होता है, लो भी होता है, और हाई में कंडीशन चलता रहता है। नेक्स्ट है, ये जो नहीं है सिलेबस में, वो है कि अगर एसी सर्किट में एक रजिस्टर लगा दिया जाए तो क्या होगा, एक रजिस्टर यानी कि रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो क्या होगा। उस केस में जो करंट होगा और जो ईएमएफ होगा उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, दोनों के बीच में देख रहे हो कोई चेंज नहीं है। फेज डिफरेंस कितना है, 0। देखो I नॉट और E नॉट में कितना डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चौड़े हुए हैं, 0 डिग्री बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसीलिए ना रेजिस्टेंस लगाने पे हमको करंट में और पोटेंशियल में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो हमारा, वो है इंडक्टर। ये देख रहे हो, ये कभी कभी तुम कोई डिवाइस देखोगे ना, कोई डिवाइस देखोगे जब तुम, उसके अंदर क्या रहता है, ये लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टर बोलते हैं। ये करता क्या है, ये मैग्नेटिक रिजोनेंस को सर्किट में क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। क्या करता है, मैनेज करता है। नेक्स्ट है, अब देखो देखो यहाँ पे क्या है, इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट द अप्लाइड ईएमएफ मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो भी उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको क्या करना है, उसको मैनेज करना है, मेंटेन करने का काम किसका है, इंडक्टर का काम है। नेक्स्ट है, देखो इंडक्टर केस में देखो, ये है करंट और ये देखो ईएमएफ, कितने डिग्री का डिफरेंस है, 90 डिग्री का डिफरेंस है।
बात समझ में आई? तो ये है सीन आपका किसमें, तो करेंट लैग बिहाइंड ईएमएफ बाई पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 से वैल्यू क्या करती है, इसमें लैग करती है। क्या करती है? लैग मतलब घटती है, कमी रहती है, ठीक है। किसमें? इंडक्टर में। अब आते हैं कैपेसिटर में। कैपेसिटर में पाई बाई 2 से वैल्यू क्या करती है, लीड करती है। देखो अब ये नीचे था ना, अब कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो ये था पाई बाई 2 से क्या कर रही है, लीड कर रही है, बढ़ रही है। तो अभी देखो क्या होगा, जब इन तीनों को एक ही में कंबाइन करोगे तो क्या करोगे, एक ही में कंबाइन करोगे। उससे पहले, कंबाइन करने से पहले कुछ चीजें और मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि देखो ये जो इसकी क्वालिटी होती है, कैपेसिटर की क्वालिटी क्या होती है, कैपेसिटेंस। क्या क्वालिटी होती है, कैपेसिटेंस, जिसको दूसरे भाषा में, इनके भाषा में बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और इनका एसाइनमेंट क्या होता है, ओम। गौर करना, ओम कैपेसिटर का नहीं, ओम कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का असाइनमेंट तो फैराड होता है कि नहीं? लेकिन यहां पे तो गौर करो, ओम दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार इसमें जब ध्यान दोगे तो इसकी भी असाइनमेंट क्या मिलेगी, ओम ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका नाम क्या रहेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन अगर इसको सोलो देखोगे ना, सोलो, सोलो माने अकेले, इंडक्टर, तो इंडक्टर का असाइनमेंट क्या होता है, हेनरी। क्या होता है, हेनरी होता है असाइनमेंट। जबकि आप देख रहे हो क्या है इसका, ओम है ना डिफरेंस। अब सोचोगे इंडक्टर के साथ हेनरी कैसे है, तो हम लोग इससे पहले एक और चैप्टर आएगा अब इसके बाद शुरुआत से, वो है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि इसका असाइनमेंट हेनरी होता है। बात समझ में आई? तो ये था हम लोग कैसे ओम, तो क्योंकि इंडक्टर रिएक्टेंस है। और रेजिस्टेंस का तुम लोग जानते ही हो कि रेजिस्टेंस का असाइनमेंट क्या होता है, ओम ही होता है। अब तुम सोचो कि तीनों का असाइनमेंट ओम है, इसका मतलब तीनों के तीनों मिलके कांड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कांड ये कर रहे हैं कि वो सर्किट में करंट के फ्लो क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस का क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर को डेलिब्रेट करते हैं, सब रोकते हैं, उसको डी एक्सेलरेट करते हैं। बात समझ आई? तो भैया आगे जब ये तीनों को कंबाइन करोगे तो बनता है एक सर्किट जिसका नाम है एलसीआर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, एलसीआर सर। हाँ क्या हो गया, हाँ एलसीआर सर्किट, ठीक है। अब एलसीआर सर्किट के हम लोग यहाँ पे बारे में जानते हैं, ठीक है। अगला जो हेडिंग है हम लोग का वो एलसीआर सर्किट है। उससे पहले एक छोटी सी पॉइंट है जिसको मैं जनाऊंगा आपको। वो क्या है कि जो अभी हम लोग देख रहे थे ना यहाँ पे इस पॉइंट में, वेरिएशन ऑफ एक्सएल। एक्सएल का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव, हाँ रिएक्टेंस, वेरी गुड। और एक्सी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, ये देखो ये कैपेसिटिव है, ठीक है, ह्यूमन एरर, हाँ ह्यूमन एरर है। तो ये कैपेसिटिव है, इंडक्टिव नहीं है, ठीक है। तो एक्सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्लियर, कोई डाउट है इसमें, ठीक है, हाँ क्लियर है। तो ये एक्सेल एक्सी इसलिए बताया है क्योंकि आगे इसका क्या है, उपयोग है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडक्टेंस L कैन नॉट बी डिक्रीज डायरेक्ट करंट, इट कैन ओनली डिक्रीज ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को कभी डिक्रीज नहीं करता है ये, ठीक है। किसको डिक्रीज करता है ये, ऑल्टरनेटिंग करंट को, एसी को डिक्रीज करता है। और कैपेसिटी सी अलाउज एसी टू फ्लो इट बट ब्लॉक डीसी। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ना, वो एसी को तो अपने अंदर से फ्लो होने देता है पर डीसी को फ्लो होने नहीं देता है। कैसे ये करता होगा उसको हम देखते हैं। तो मान के चलो ना कि ये क्या है, एसी है, नहीं ये क्या है, कैपेसिटर है। अब आया एसी, तो एसी कैसे, एसी पता ना फुदकता रहता है हमेशा, तो फुदकता 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 निकल गया,
हो गया ना। तो ये है एसी, ठीक। लेकिन डीसी का सीन क्या होता है, तो डीसी तो हिल नहीं सकता, अकड़ रहता है, तो अकड़ के जाओगे तो जकड़ जाओगे, आगे बढ़ने ही नहीं देगा तुमको, है कि नहीं। तो ये था दोनों में सीन। इसमें क्या है, दौड़ दौड़ के भाग के निकल जाएगा, देख लो एकदम मस्त निकल के चला गया। पर ये क्या था, ये वो मान लो ये था जिम्नास्ट करने वाला, और ये था मोटू पहलवान, लड़ गया एकदम, मेरे आगे कोई नहीं है, लड़ गया, जा, समझ में आया। तो ये था हमारे पास दो कंडीशन, एक कैपेसिटर के लिए एसी और दूसरा कैपेसिटर के लिए डीसी। बात बुझे, हो या ना, ठीक। अब देखो आगे बात करें, ग्राफ, हाँ ग्राफ में कुछ नहीं है, ग्राफ में कुछ नहीं है, खाली ग्राफ है। देखो एक्सेल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी से, तो जब भी किसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है ग्राफ कैसा बनता है, कांस्टेंट। कैसा बनता है, कांस्टेंट। और यहाँ पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जो ग्राफ बनता है इसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला, हाइपरबोला, ठीक है, बात समझ आई। तो ये था हम लोग का दो तीसरा कंडीशन था, ठीक है, यानी कि इन लोग ग्राफिकल में दम नहीं है, तो लोग ग्राफ तो मैं कई बार बताया हूं कि भैया ग्राफ 2 ही 3 तरीके बनता है फिजिक्स में, और जहां हो सके वहां खींचते चलो फ्री फोकट में, जितना खींचोगे उतना फायदा है, बात समझ आई। चलो आगे बात करें, तो आगे है एसी सर्किट विद सीरीज एलसीआर, यानी कि जब हम एलसीआर को किसमें कॉम्बिनेशन करें, सीरीज में कॉम्बिनेशन करें। तो देखो हमारे सामने एक फिगर है जहां पे एल है, सी है और आर है, ठीक। तो गौर करो कि आर में ग्राफ कैसे बन रहा था, ऐसे था, यानी 0 डिग्री, तो ये था ई और ये था आई, याद है, यस सर, ठीक। इंडक्टर में कैसे था, तो नीचे बनता था, ये था ई, ये आई, और यहां था π/2, बस समझ में आई। और कैपेसिटर में कैसे हो रहा था, तो ऐसे हो रहा था, ऊपर नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या बन रहा था, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो बात समझ में आई। ये जब तीनों, अब इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, यहीं से एलसीआर का जन्म होता है, और यहाँ पे ईएमएफ दोनों है। तो देखो जब ये तीनों कंबाइन होगा, तीनों ग्राफ भी क्या होगा, कंबाइन होगा, ग्राफ भी कंबाइन होगा ना। तो देखो ये था एल, ये है सी, और ये क्या है आर, कंबाइन हो गया। जब तीनों कंबाइन हुए तो उस कंडीशन में हमको एक क्या मिलेगा, ये देखो, ये चीज का फॉर्मेशन होता है हमको, ठीक है। जो तुम सोच रहे हो मैं समझ रहा हूं कि सी कैसे नीचे आ गया, ठीक है, तो उसको इश्यू नहीं लेने का है, ठीक है, क्योंकि हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। करंट लैग करता था ना, गौर करो, करंट लैग कर रहा था, हम तो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है, पर होता नहीं है, ये रियलिटी में नहीं है, ठीक है। ऐसा हम लोग इक्वेशन करते हैं तो दिखता है हमको, पर रियलिटी में जो लैग करना है वही करेगा, जितना किसको लैग करना है वो लैग करेगा, जिसको गेन करना है वो क्या करेगा, गेन करेगा, बात समझ में आई। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। तो द अप्लाइड ईएमएफ अपीयर एज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VR, VL एंड VC रिस्पेक्टिवली, यानी ये तीनों जो पोटेंशियल है ना, वो इन तीनों के क्रॉस क्या होंगे, ड्रॉप होंगे। यानी कैसे, 220 गया तो घट गया, फिर इसके गया तो और घट गया, फिर इसके गया तो और घट गया, और फिर हमको ये सर्किट मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इन आर करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, सेम फेज में। इन एल करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई π/2, ठीक। और इन कैपेसिटर करंट लीड द वोल्टेज बाई π/2। जब इन तीनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आता है, E = √√VR² + VL - VC का होल स्क्वायर, ठीक। तो जब ये है EMF, ये EMF केस है, अब हम किसकी बात करेंगे, करंट का। करंट का फॉर्मूला था I = V/R, हाँ या ना। और जो ये इसके अंदर ये क्या है, इसके टैलेंट क्या है इन तीनों का,
इन तीनों का टैलेंट है करंट को रोकना या करंट को मैनिपुलेट करना। तो जब मैनिपुलेट करेंगे तो कैसा बिहेव कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की तरह, हाँ या ना। तो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इस पूरे का नामकरण हम क्या कह सकते हैं दूसरे भाषा में, मतलब ये वर्क कैसा कर रहे हैं तीनों मिलके, रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क कर रहे हैं। तो फॉर्मूला देखो, I इज इक्वल टू V बाई ओम्स लॉ, दिख रहा है ना। तो ये ओम्स लॉ के ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, बस ये है कि इनके अंदर एक्स्ट्रा चीज जुड़ गई, L और C, LC जुड़ गया है। नहीं तो अगर कुछ और होता तो कुछ और घटना घटती है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये था हमारे पास। तो जानते हो आगे चल के जो ये नीचे R है ना, इसी का नामकरण हम क्या करते हैं Z, और इसी Z को बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो जो Z की वैल्यू होती है वो होती है R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, सब अंडर रूट में होता है, ठीक है। और Z की वैल्यू फिर हम रिप्लेस करते हैं उनके प्राइमरी वैल्यू से, तो हमको ये वैल्यू दिखती है। फिर केस आता है, केस माने कि क्या क्या कंडीशन यहाँ पे होता है। देखो तो यहाँ पे हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं, tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी का R, और या tan phi इक्वल टू एक्सएल की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, ओमेगा एल, और एक्ससी जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। जब जो रिएक्टेंस उन्होंने देखा था वो चीज आया था, ठीक है, ओमेगा ओमेगा करके आया था वहां पे। नेक्स्ट है आगे, अब कुछ केसेस आते हैं जो वो क्या है कि अगर जो ऊपर के सर्किट में एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से क्या हो गई, अधिक हो गई, एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से क्या हो गई, अधिक हो गई, उस केस में उस सर्किट पे किसका दबदबा रहेगा। एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से अधिक हो गई तो दबदबा किसका रहेगा, इंडक्टर का। किसका दबदबा रहेगा, इंडक्टर का। दूसरे में अगर एक्ससी की वैल्यू एक्सएल से अधिक हो गई तो किसका दबदबा रहेगा सर्किट पे, कैपेसिटर का। और अगर इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई, तो दबदबा किसका रहेगा, रजिस्टर का, ठीक है। तो इस तरह से सर्किट तीन प्रकार के बनते हैं। एक इंडक्टिव सर्किट, क्या कहते हैं इसको, इंडक्टिव सर्किट, दूसरा कैपेसिटिव सर्किट, और तीसरा रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितने तरह के सर्किट का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में, कोई डाउट है? चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब वो है रिजोनेंस इन अ एसी सर्किट, ठीक है। रिजोनेंस क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। तो रिजोनेंस है कि when XL is equal to XC, कंडीशन ध्यान दो कि जब XL की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, XC की, यानी कि उस पूरे सर्किट पे किसका कब्जा होगा, रेजिस्टेंस का। वेरी गुड। तब ओमेगा L की वैल्यू 1 बाई ओमेगा C होती है, हाँ या ना, और tan phi की वैल्यू 0 हो जाएगी तो phi इज 0 डिग्री, ठीक। उस केस में इंपीडेंस हमको मिलेगा, इंपीडेंस की वैल्यू मिलेगी, हाँ या ना, और एक्सएल की वैल्यू एक्स है, तो ये पूरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो रेजिस्टिव सर्किट था। देखो इंपीडेंस क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। द इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज मिनिमम एंड द करंट इज मैक्सिमम। ध्यान देना, जब जैसे ही दोनों बराबर हो गए तो सेवा समाप्त हो गया। उस कंडीशन में सर्किट का जो इंपीडेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि पहले तो तीनों मिलकर कर रहे थे कांड, अब ये अकेला क्यों रजिस्टर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पूरे के मुकाबले वो अकेला क्या करेगा, कम करेगा। तो उस केस में ध्यान दोगे कि दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसी को तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज रेजोनेंस तो बताएंगे एट अ कंडीशन व्हेन इन अ एलसीआर सर्किट XL is equal to XC then the total impedance of the circuit is minimum, ठीक है। and due to this minimum resistance for a circuit, impedance for a circuit is known as resonant condition, and at that the frequency is known as resonant frequency and the whole phenomena is known as resonance। बात समझ में आई। तो ये था कंडीशन हम लोग का रिजोनेंस इन अ एसी सर्किट विथ एलसीआर। बात समझ में आई। अब देखो एक चीज है, वो है आपको ये ग्राफ
ये ग्राफवा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। रफ ही खींच दोगे ना, रफ ग्राफ भी अगर खींच दोगे आप पेपर में तो काम चल जाएगा, क्योंकि एकदम हर एक वैल्यू मेंटेन करना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन रफ ग्राफ खींच दोगे आप थ्योरी लिखने के बगल में तो आपको ये बोनस का कार्य करके देगा। बात समझ में? नेक्स्ट है आपका रिजोनेंट कर्व एंड क्यू फैक्टर। तो रिजोनेंट कर्व आपके सामने है, हाँ या ना? अब हम लोग बात करेंगे क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है? क्यू फैक्टर बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंड विड्थ। क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी अभी हम लोग सोच रहे थे, हाँ या ना, उसका जब रेशियो आप बैंड विड्थ से लगाओगे, बैंड विड्थ का मतलब ग्राफ के बीच में कितनी चौड़ाई है, यानी कितना चौड़ा ग्राफ बन रहा है, इसी की रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग? क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर। और ये ग्राफ भी क्वालिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, वहां पे भी आप ये ग्राफ बना सकते हो किसी भी कंडीशन में, ठीक है? हम नहीं समझे, कटो।